हेलो एवरीवन, मैं मनाली जैन कॉमर्स मिनीटॉस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अभी हम देख रहे थे स्टैटिक्स की सीरीज, जहाँ हमने स्टैटिक्स की मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखी थी। आज हम स्टैटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टैटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जो भी समूह होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। जो भी फैक्ट आप इकट्ठा करते हो वो कभी भी सिंगल वन नहीं रहते, सिंगल नहीं रहेंगे। उनके लिए क्या चाहिए आपको, आपके पास जो फैक्ट आए हैं वो एग्रीगेट एक ग्रुप में होने चाहिए और एग्रीगेट होने चाहिए। यहाँ सेंस ऐसे है, मान लीजिए आपने किसी की एज ली है तो आप एक सिंगल एज से क्या ही करेंगे, पर अगर आपके पास 2, 4, 5 बहुत सारे लोगों की एज होगी तो आप उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। सेकंड आता है स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने देखा था कि स्टैटिक्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट से यहाँ मतलब है कि ये क्या बताते हैं आपको, ये कभी भी किसी भी चीज की क्वांटिटी बताएंगे पर क्वालिटी विशेषताएं नहीं बताएंगे। उसकी विशेषताओं से सेंस है मतलब कि आपको उसके गुण हो गया, ठीक है, जैसे किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, सुंदरता, बेईमानी, ईमानदारी, ये सब चीजें नहीं बताएंगे। ये किस पे काम करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पे। अब न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे किसी की एज हो गई, किसी की हाइट हो गई, किसी की सैलरी हो गई, किसी की इनकम हो गई, किसी के एक्सपेंसेस हो गए, तो ये उस पर वर्क करता है। फिर आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिक्स को ऐसे कई सारे कॉजेज है जो इफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप पॉपुलेशन के लिए आप जनगणना कराते हैं, हम जनसंख्या के लिए जनगणना काउंट होती है, वहाँ ऐसे बहुत सारे रीजन रहते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। या आप मान लो आपके स्कूल कॉलेजेस, आपकी क्लास के प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, वहाँ हम देखते हैं कि आपके मार्क्स वगैरह किस हिसाब से आते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। कैसे हो सके टीचर ने अच्छे मार्क्स दिए हों, पेपर इजी आया हो। तो हम यहाँ सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक्स होती है वो अफेक्ट होती है मल्टीपल कॉजेज से। ऐसे बहुत सारे कॉजेज है जिससे क्या होती है, ये इफेक्ट हो जाती है। उसके बाद आता है डबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड एक्यूरेसी का यहाँ मतलब होता है कि जब भी हम समूह इकट्ठा करते हैं, स्टैटिक्स करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि हमें किस चीज़ को कितना कलेक्ट करना है, कितनी एक्यूरेसी से कलेक्ट करना है। हम अगर रिसर्च का एरिया बहुत छोटा होता है तब तो हम वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मेथड से भी हम उसको डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर बड़ा एरिया है और हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं या हमें कम टाइम पीरियड में ही डाटा चाहिए रहते हैं, उस केस में हम एवरेज लेते हैं, यानी कि अजम्पशन कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो यहाँ दोनों मेथड अप्लाई हो जाते हैं। तो किस चीज़ के लिए किस टाइप का स्टैंडर्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, समूह इकट्ठे करते हैं। फिर आता है आपके स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी आप स्टैटिक्स को कलेक्ट करते हैं, आपका प्री डिटरमाइंड कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। आपको पहले से बता दो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे मान लो आपका रिसर्च एरिया, आपको 12th क्लास के बच्चों को जानना है कि कौन किस फील्ड में है, तो उसमें आपका एक पर्पस है ना, इसीलिए आप बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं। फिर आता है स्टैटिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिक्स यानी कि समूह को जब भी इकट्ठा किया जाता है वो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब ये है कि आप पूरी प्रोसेस से उसको इकट्ठा करो, यानी कि आपने पहले डाटा को कलेक्ट किया, फिर टेबुलेशन किया उसका, फिर आपने उसकी प्रेजेंटेशन बनाई है, या आपने डाटा कलेक्ट किया उसमें से भी आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर क्लासिफिकेशन किया, टेबुलेशन के बाद आपने प्रेजेंटेशन दिया, उसका एनालिसिस किया, फिर हमने देखा था उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम निर्वचन कर देते हैं। तो आप यहाँ पर स्टैटिक्स के लिए सिस्टमेटिक एक मैनर होता है। ऐसा नहीं है आप उठे और आपने कोई से भी डाटा कलेक्ट करना चालू कर दिया। आप बकायदा एक प्रॉब्लम देखोगे किस वजह से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप एक रिसर्च का एरिया डिसाइड करोगे, उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, तो पूरा एक सिस्टमेटिक मैनर होता है इसका। उसके बाद हम देखते हैं दे शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिक्स
हमेशा एक दूसरे से जो भी आपने डाटा इकट्ठे किए हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेशन होता है उनके बीच में। तभी तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि स्टैटिक्स के जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम, स्टैटिक्स जो होते हैं वो सिमिलर वे में चलते। सिमिलर से मतलब है यहाँ पे समान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी की क्लास में जा रहे हैं और वहाँ आप देख रहे हैं इस क्लास में किस एज के स्टूडेंट पढ़ते हैं मोस्टली, तो आप वहाँ एवरेज निकालने के लिए उन सबसे क्लास एज पूछेंगे अपनी, तो उनके बीच में एज का ही देखेंगे ना, या उसके बीच में आप एज के साथ हाइट ले आएंगे या उनका एजुकेशन ले आएंगे। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि दे शुड बी प्लेस्ड रिलेशन टू ईच अदर। वही डाटा होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन हो, यानी कि या तो वो सिंपल सिमिलर हो जिससे आप उनके बीच में क्या कर सको, तुलना कर सको, कंपैरिजन करके पता कर सको कि कौन किससे बड़ा है किससे छोटा है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज हमने स्टैटिक्स के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये न्यूमेरिकल फैक्ट होने चाहिए, ग्रुप में वर्क करते हैं, एग्रीगेट वैल्यू में। उसके बाद हमने यहाँ देखा था इनके स्टेटर होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं जो क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा है प्री डिटरमाइंस पर्पस होते हैं इनके। बिना प्री डिटरमाइंड पर्पस से कोई भी बैठे बैठे हम स्टैटिक्स डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, और हमने लास्ट देखा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल, जो भी डाटा आपने इकट्ठे किए उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का चैप्टर देखेंगे कि अब हम डाटा को कैसे, स्टैटिक्स के साथ हम लिमिटेशंस क्या क्या है और कौन कौन से मेथड लगा के आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।